लीव इनकैशमेंट जो एम्प्लॉइज को जो छुट्टी के बदले में जो रिटायरमेंट के समय जो सैलरी मिलती थी उसका लिमिट जो 2002 में पहले फिक्स की गई थी वो अब बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से एज ए प्रोफेशनल भी मेरा ये ओपिनियन है कि सरकार ने बैलेंस बनाने की कोशिश की है और जो छोटे और मध्यम करदाता है उनको डायरेक्ट टैक्स में भी छूट देने की कोशिश की है। धन्यवाद। बता रहा हूँ अभी एक एक चीज़ के बारे में आप इतने देर के बजट में आप कैसे कल्पना करें। देखिए, सबका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। अभी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोटे अनाजों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। किसी ज़माने में मोटे अनाज को लोग बड़ा खराब मानता था, लेकिन आज डॉक्टर से बात कीजिए, कहेगा मोटे अनाज की ही अनुशंसा करेगा। तो मोटे अनाजों के बढ़ाने के लिए, उसके उत्पादन के लिए भी राशि की व्यवस्था की गई है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, अब एक एक चीज़ का दाम तो यहाँ नहीं बताया जाए। टर्न ओवर के लिए 3 करोड़ तक जिसका टर्न ओवर है साल में, उसको कर में छोड़ दी जाएगी। इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण बातें आज के हैं। वैसे जो और भी चीज़ें जो डिटेल्स होंगी, पैन कार्ड जो होता है उसको ही पहचान पत्र के रूप में उनको मान्यता दी गई है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो हम तभी बता रहे थे कि रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे रेलवे पर। उसी प्रकार से यदि हम बात करें आगे की, साउथ अफ्रीका में भी डिप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के हिसाब से, ब्राजील में भी डिप्रिशिएट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी डिप्रिशिएट कर रहा है, चाइना भी डिप्रिशिएट कर रहा है, यूके भी कर रहा है, जापान कर रहा है। और उसमें सबसे अच्छा बेहतर अगर कोई करेंसी परफॉर्म कर रही है तो इंडियन करेंसी परफॉर्म कर रही है। ये बात विपक्ष नहीं बताते, इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो नेगेटिव साइड को दिखाते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि आज की डेट में भी हम लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसके बारे में निर्मला सीतारमण जी ने भी उल्लेख किया था, वो 3rd लार्जेस्ट है जीडीपी के कंपैरिजन में। और ये दर्शाता है कि हम लोगों का इकोनॉमी रोबस्ट है और आने वाले दिन में भारत का इकोनॉमी, मुझे लगता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम लोगों की सोच है, आने वाले दिन में उसको हम लोग अचीव करेंगे। चाइना से, यूएस से, यूके से टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले दिन में इस चीज को अचीव करेंगे। ये कुछ चीजें थी, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए और ये आपके मन में भी ये क्वेश्चंस आते होंगे बार बार कि इन पहलुओं को भी टच किया जाए, हम लोग कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन आप देखिए कि एक मुद्दा है और ये मुद्दा कौन बनाता है? ये मुद्दा कांग्रेस बनाती है, ये मुद्दा विपक्षी पार्टी बनाती है, लेकिन वो कभी ये नहीं बताती है कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या है और यूके का इन्फ्लेशन रेट क्या है, यूएस का इन्फ्लेशन रेट क्या है, कनाडा का क्या है। मैं एक आंकड़ा आपको पढ़ूंगा कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो आज की स्थिति में आरबीआई की गाइडलाइन से 6% बिलो, जैसा मैंने कहा 5.72 है, यूएस का 6.5 है, इतनी बड़ी इकोनॉमी, यूके का 10.5 है, कनाडा का 6.3 है। और ये दर्शाता है कि किस प्रकार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को घटाएं और ये आने वाले साल में इसका आपको फायदा भी दिखेगा। जब हम लोगों का इंटरेस्ट रेट जो घटेगा उसके हिसाब से इन्फ्लेशन में हम लोगों को यहाँ कंट्रोल मिलेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है। To talk about this today's budget, I want to highlight the word sustainable development. At first, when the Nirmala Sitharaman जी ने हम लोगों को बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि हम लोग अपना प्रेजेंस, मतलब हम लोग डेवलपमेंट करें विदाउट डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो थ्रू हम लोग एज ए कंपनी सेक्रेटरी हम लोग ये फील करते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग जितना भी चीज़ें हम लोग करते हैं, क्लाइंट को बताते हैं, या फिर डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट वेस्टेज ऑफ द पेपर, विदाउट वेस्टेज ऑफ द टाइम, वी कैन हाईलाइट दैट, वी कैन चैनलाइज डिजिटल मेथड। एंड जैसे निर्मला सीतारमण जी ने किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जिससे कि डिजिटलाइजेशन में इम्प्रूव हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। आज का बजट हम लोग के सामने है और इसमें शिक्षा को लेकर के बड़ी दूरदर्शी बातें की गई हैं। जैसे 38,000 शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति होगी 740 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, जो हमारे 3.5 लाख ट्राइबल बच्चों के लिए।
इसके साथ साथ ही जैसे पहले वक्ताओं ने बोला है, PMKVI 4.0 लॉन्च होगा और इसके तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स बनेंगे जो हमारे बच्चों को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करेगा। और कोरोना के दौरान पढ़ाई में बच्चों को लॉस होने की वजह से रीजनल लैंग्वेजेस में किताबें आएंगी जो नेशनल चाइल्ड ट्रस्ट और चाइल्ड बुक ट्रस्ट इसे लाएगा। ICMR लैब्स को रिसर्च के लिए ओपन किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेशन किया जाएगा। इसमें एक मेन थीम जो हमारे साथ है अभी, टू रियलाइज द विजन ऑफ मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया, उसके लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोले जाएंगे टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। और इसके साथ साथ इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ, जो लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, उनके साथ पार्टिसिपेशन किया जाएगा। साथ ही साथ 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर स्टार्टअप, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो चाइल्ड और एडोलेसेंट्स के लिए भी ओपन किया जा रहा है, जिसको हम लोग पंचायत और वार्ड लेवल तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ टीचर्स ट्रेनिंग को रीअप्रोच किया जाएगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किल इंप्रूवमेंट पे काफ़ी ध्यान देने की बात की गई है। अनेक समस्या हम लोगों को टच नहीं कर पाई। अभी आप देखिए कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ उससे क्या हुआ, हम लोगों का कमोडिटी प्राइसिंग बढ़ गया, यहाँ पर पेट्रोल का दाम बढ़ गया, यहाँ पर डीजल का दाम बढ़ गया, यहाँ पर खाद्य सामग्री का दाम बढ़ गया और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो आपके मन में भी कभी कभी सवाल होता है, इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गया। इन्फ्लेशन जनवरी 2022 तक का आंकड़ा निश्चित तौर पर जो हम लोगों को सर्वे रिपोर्ट आया आर्थिक सर्वेक्षण का, उसमें यह भी प्रतीत होता है कि जनवरी 2022 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन्फ्लेशन लगातार घटा और ये घटकर नवंबर माह के 22 में ये 6% से नीचे आ गया, जो कि SBI का RBI का गाइडलाइन है। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि चीज़ों को हम लोग ठीक करने में लगे हुए। उसके साथ साथ कई ऐसे चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ होता है तो उसका प्रभाव अन्य देशों में भी होता है। अभी आप पूरे हिंदुस्तान को देखें, उसके बगल में कौन सा चाइना, उसके बगल में कौन है भूटान, उसके बगल में कौन है श्रीलंका, पाकिस्तान, सारी की सारी ऐसी देशों की आर्थिक स्थिति खराब है। लेकिन हम अपनी आर्थिक स्थिति को देखें 2022 में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 6.8% बढ़ेगा यहाँ की अर्थव्यवस्था, 2023 में 6.1% बढ़ेगा ये अर्थव्यवस्था। और ये कोई भाजपा का आंकड़ा नहीं है, या IMF का आंकड़ा, ये एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है, जिसने ये कहा है कि 6.8 से 6.1% के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और इतना ही नहीं, जो हम लोगों के ऊपर कर्ज का जो बोझ था वो साल दर साल अब घटा। Q1 2008 से अगर हम देखेंगे आज की डेट में तो ये -7% हो गया। इसका मतलब हम लोगों के ऊपर पड़ने वाला बोझ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घटा है। वहीं आप दूसरे देश को देखेंगे जो ग्लोबल एवरेज है उसको देखेंगे तो वह 38% रहा। इसका मतलब अन्य देशों में जो बर्डन है, जो बोझ है, वो ज्यादा होता चला गया है साल दर साल, और वहीं हिंदुस्तान में ये रेट जो है वो घटता चला गया और ये नेगेटिव हो गया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोगों की बैंकिंग सिस्टम चल रही है, जिस प्रकार से हम लोगों की इकॉनमी चल रही है, जिस प्रकार हम लोगों का बैंकिंग सेक्टर का बैलेंस शीट को क्लीन अप कर दिया गया, उसके हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है दूसरे देशों की तुलना में। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और स्टार्टअप करता हूँ, उसके बारे में हमेशा बात करते रहता हूँ। बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बजट है स्टार्टअप्स के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए। डायरेक्टली आते हैं झारखंड को क्या मिला इसमें। स्टार्टअप्स के बारे में बात करें तो आपको मालूम है आज के डेट में इकोसिस्टम पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा हो रहा है और इसमें स्टार्टअप्स की कितनी भागीदारी है। वित्त मंत्री ने 2024 तक स्टार्टअप के लिए जितने भी छूट थे जो 2-3 साल से मिल रहा है हम लोगों को, उसको फिर से बढ़ाया है, तो और ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है हमारे लिए। इसके अलावा एक डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही है। स्टार्टअप्स को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, खासकर झारखंड जो कि रिमोट एरिया में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, गांव में हो रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा। आज के डेट में हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ किस तरह से हम लोगों को इस लाइब्रेरी से ज्ञान मिलेगा और फिर उसके बाद और भी नए नए चीज़ें हम लोग स्टार्टअप्स के एरिया में कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी PM कौशल विकास योजना
4.0 अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है इंटरनेशनल सेंटर। अभी तक जो पीएम विकास योजना चल रहा था वहां पर लोकल टीचर्स आ रहे थे, स्किल डेवलपमेंट हो रहा था, गैप एक जो कम करने की कोशिश की जा रही थी इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज और स्किल्स में। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, मतलब हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेनर्स आएंगे, ऐसे लोग जो इंडिया से नासा में काम कर रहे हैं या यूएस में काम कर रहे हैं, यूके में, वो चाहते हैं यहाँ कंट्रीब्यूट करना। झारखंड और बिहार, जमशेदपुर, रांची के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शायद हम लोगों को फायदा होने वाला है इससे। ये बहुत लॉन्ग टर्म विजन है मुझे जो दिख रहा है। इसके अलावा पीएम प्रमाण योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत ज़्यादा बात हो चुका है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इकोसिस्टम बन चुका है, हमारे पास केवीके है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। मैं यहाँ जब 2 साल पहले रांची आया तो हम लोगों ने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत लोगों से बात किया, बट एक गैप हुआ करता था। अब ये प्रमाण योजना अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या ये पहले जो प्लानिंग बन रहा था वो देखा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है किसानों को। और साथ साथ यहाँ पर जो एफएमसीजी वाले लोग हैं जो बेसिकली ये ऑर्गेनिक स्टोर खोलना चाहते हैं, वहाँ पर भी स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा अभी स्कोप है। और झारखंड में इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं अगर ये चीज़ें धरातल में आ रही हैं तो। जो हमारे छात्र हैं, 30 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगा। उसी प्रकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खुलेंगे। प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना 4 की शुरुआत की जा रही है, उसी प्रकार एक जिला एक उत्पाद, प्रत्येक जिला है देश के अंदर, जो प्रत्येक जिला के अंदर एक जिला का कोई ना कोई खासियत होती है, एक उत्पाद होता है। वो उत्पाद को ठीक करने के लिए और एक स्थान पर समावेशी सबके साथ मिलकर एक यूनिट उसके लिए पूरे देश के अंदर खोला जा रहा है। और इसको बोलते हैं ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसी प्रकार से अभी आप देख रहे हो कि बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग का मतलब हुआ 60 साल से ऊपर। पहले 15 लाख रुपए तक बचत की सीमा थी, उसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया, यानी 30 लाख रुपए कर दिया गया। उसी प्रकार से हमारी महिलाएं हैं, हर घर की महिलाएं खर्च में जो कुछ बचता है वो बचत करती हैं, तो वो 2 लाख रुपए तक यदि बचत करती हैं तो उनको 7.5% ब्याज दिया जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, खासकर इलेक्ट्रिकल चीज़ें, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उसी में मोटरसाइकिल्स है, मोबाइल फ़ोन हैं, खिलौना, साइकिल, ये सारी चीज़ें सस्ती होंगी। लेकिन चांदी के गहने और बर्तन महंगे होंगे और कुछ कारण उसके होंगे। सबसे बड़ी बात है कि चाइनीज खिलौना जो आता है वो महंगे हो जाएंगे, यानी सरकार उस पर टैक्स लगेगी ताकि वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हो सके, बल्कि हमारे देश का लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया के तहत बने, इसीलिए उसको ही किया जा रहा है। पैन कार्ड जो होता है उसको ही पहचान पत्र के रूप में उनको मान्यता दी गई है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो हम तभी बता रहे थे कि रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे पर निर्मला सीतारमन जी ने बजट प्रस्तुत किया है और यह बजट आज़ादी के बाद से लेकर यदि कहा जाए तो सबसे स्वर्णिम बजट है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यह बजट गांव, गरीब, किसान से लेकर मध्यम वर्ग सभी के लिए यह बजट लाभदायी है, लाभकारी है। चाहे वो हमारा आदिवासी भाई हो, चाहे वो हमारा दलित भाई हो,
चाहे ओबीसी के हो, सबों के लिए भी व्यवस्था की गई। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से किसानों को किसान सम्मान निधि अभी तक 2.20 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले गए। इसी प्रकार से एकलव्य जो विद्यालय है, 38,000 शिक्षकों की बहाली एकलव्य विद्यालयों में की जाएगी। उसी प्रकार से आज जिस प्रकार देश 10वीं पूरे विश्व के अंदर 10वीं अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर और 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गया है, तो यह देश के लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सारी अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है। हमारे देश में इन्हीं पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। तमाम झंझावतों के बावजूद देश के अंदर तमाम विपक्षी दलों के रुकावटों के बावजूद हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश के अंदर ही कोरोना के टीका का उत्पादन कराया और 220 करोड़ लोगों को, अब आप पूछेंगे कि भाई 140 करोड़ की आबादी है तो 220 करोड़ को कहाँ से लग गया, तो जिनका डबल डोज हुआ, जिनका बूस्टर डोज हुआ, तो यदि उसको देखेंगे तो 220 करोड़ टीके आप कर सकते हैं, वो लगे। और तो और देश में तो लगे ही, बल्कि विदेशों में भी टीके भेजकर उनकी जान बचाने का काम किया। हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं, जिनकी नौकरियां चली गई, कोई प्राइवेट जॉब वाले थे, गरीब थे, तो वैसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया और अभी जनवरी 2024 तक उसे बढ़ाने का काम किया गया। आप जानते हैं कि रेलवे लाइफलाइन होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के रेलवे, उसमें भी अभी आज के दिन वो पैसे दिए गए हैं ताकि उससे हमारा रेलवे का आधारभूत संरचना बने। ये सारी चीज़ें हो रही है और जीवन बीमा में भी 44.6 करोड़ लोगों को जीवन बीमा कराया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा लोन योजना शुरू की जा रही है, जिसके अंदर हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग देकर और उन्हें लोन भी दिया जाएगा ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। उसी प्रकार से टीचर्स ट्रेनिंग, उसके लिए संस्थान खोलने की भी योजना है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी और हमारे आदिवासी भाइयों को, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, हमारा झारखंड में भी आदिवासियों की संख्या 24 से 25% है, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने व्यवस्था किया है। उसी प्रकार से पीएम आवास योजना का जो राशि था उसको बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मैंने बताया कि किस प्रकार से 38,000 टीचरों की बहाली होगी, 50 और नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे, 50 नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे। इस प्रकार से यदि योजना की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो मैं समझता हूं कि आज के दिन हम लोग सारे लोग इंतजार कर रहे थे, आप लोग भी शायद कर रहे होंगे, शायद शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं कि भाई
इनकम टैक्स में क्या छूट होगा, तो एक बड़ी खुशी की बात है कि 5 लाख रुपए तक जिनका उस पर टैक्स लगता छूट था, अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है, जिनकी आमदनी प्रत्येक वर्ष 7 लाख रुपए तक होगी तो उसको टैक्स मुक्त कर दिया गया ना, 1 पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। उसी प्रकार हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर छोटे छोटे कारखाने जिसको MSB कहते हैं, उसके लिए भी स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है। भारत का बजट है, लेकिन यदि कहा जाए कि यह हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बजट है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरकार हर व्यक्ति के भला के लिए काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इस बजट का असर उन तमाम लोगों पर पड़ेगा और सभी को इसका लाभ मिलेगा। आज मुझे इस बजट पर जो पेश हुआ है इस पर मैं बता रहा हूँ। अभी एक एक चीज़ के बारे में आप इतने देर के बजट में आप कैसे कल्पना करें। देखिए, सबका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। अभी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोटे अनाजों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। किसी ज़माने में मोटे अनाज को लोग बड़ा खराब मानता था, लेकिन आज डॉक्टर से बात कीजिए, कहेगा मोटे अनाज की ही अनुशंसा करेगा। तो मोटे अनाजों के बढ़ाने के लिए, उसके उत्पादन के लिए भी राशि की व्यवस्था की गई है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, अब एक एक चीज़ का दाम तो यहाँ नहीं बताया जाए। टर्न ओवर के लिए 3 करोड़ तक जिसका टर्न ओवर है साल में, उसको कर में छोड़ दी जाएगी। इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण बातें आज के हैं। वैसे जो और भी चीज़ें जो डिटेल्स होंगी, टर्न ओवर के लिए 3 करोड़ तक जिसका टर्न ओवर है साल में, उसको कर में छोड़ दी जाएगी। इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण बातें आज के हैं। वैसे जो और भी चीज़ें जो डिटेल्स होंगी, अभी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोटे अनाजों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। किसी ज़माने में मोटे अनाज को लोग बड़ा खराब मानता था, लेकिन आज डॉक्टर से बात कीजिए, कहेगा मोटे अनाज की ही अनुशंसा करेगा। तो मोटे अनाजों के बढ़ाने के लिए, उसके उत्पादन के लिए भी राशि की व्यवस्था की गई है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, अब एक एक चीज़ का दाम तो यहाँ नहीं बताया जाए। भारत का बजट है, लेकिन यदि कहा जाए कि यह हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बजट है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरकार हर व्यक्ति के भला के लिए काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इस बजट का असर उन तमाम लोगों पर पड़ेगा और सभी को इसका लाभ मिलेगा। आज मुझे इस बजट पर जो पेश हुआ है इस पर जो हमारे छात्र हैं, 30 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगा। उसी प्रकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खुलेंगे। प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना 4 की शुरुआत की जा रही है। उसी प्रकार एक जिला एक उत्पाद, प्रत्येक जिला है देश के अंदर, जो प्रत्येक जिला के अंदर एक जिला का कोई ना कोई खासियत होती है, एक उत्पाद होता है। वो उत्पाद को ठीक करने के लिए और एक स्थान पर समावेशी सबके साथ मिलकर एक यूनिट उसके लिए पूरे देश के अंदर खोला जा रहा है। और इसको बोलते हैं ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसी प्रकार से अभी आप देख रहे हो कि बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग का मतलब हुआ 60 साल से ऊपर। पहले 15 लाख रुपए तक बचत की सीमा थी, उसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया, ने 30 लाख रुपए कर दिया गया। उसी प्रकार से हमारी महिलाएं हैं, हर घर की महिलाएं खर्च में जो कुछ बचता है वो बचत करती हैं,
तो वो 2 लाख रुपए तक यदि बचत करती हैं तो उनको 7.5% ब्याज दिया जाएगा। ये कम बड़ी बात नहीं है। आज के दिन आप यदि सेविंग में पैसा जमा करते होंगे तो आपको पता होगा कि कितना कम ब्याज मिलता है, लेकिन वो बढ़ा करके 7.5% कर दिया गया है। उसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, खासकर इलेक्ट्रिकल चीज़ें, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उसी में मोटरसाइकिल्स है, मोबाइल फ़ोन हैं, खिलौना, साइकिल, ये सारी चीज़ें सस्ती होंगी। लेकिन चांदी के गहने और बर्तन महंगे होंगे और कुछ कारण उसके होंगे। सबसे बड़ी बात है कि चाइनीज खिलौना जो आता है वो महंगे हो जाएंगे, यानी सरकार उस पर टैक्स लगेगी ताकि वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हो सके, बल्कि हमारे देश का लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया के तहत बने, इसीलिए उसको किया जा रहा